हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, कैप्सूल द फाइनल बूस्टर कोर्स में आज मैं आप सभी के लिए संहिता अध्ययन का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी उसमें 80 to 85% आज मैं आपको जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वहीं से बैठेगा। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट ने साल भर बिल्कुल भी संहिता अध्ययन को खोल के भी नहीं देखा है, तो वो अगर इस अगले 30 से 40 दिन में जो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ उसको ही कर लेता है, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हो जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट डिसिप्लिन वे में साल भर अच्छे से पढ़ाई करते आ रहा है, तो वो रिवीजन के लिए अगर इस लेक्चर को देख रहा है और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसी को कवर कर रहा है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसके 90 to 95 मार्क्स जो है वो एग्जाम में कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तो आपको एक नोटबुक लेकर बैठना है ना, और जिस भी चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उसको आपको नोट डाउन करना है और साथ में आपको उसका आंसर भी बना लेना है और वहीं से फिर क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। तो जो बढ़िया तरीके से साल भर पढ़ते आ रहा है डिसिप्लिन वे में, तो वो तो 80 to 90 मार्क्स लेकर आएगा ही, और जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो वो तो आराम से अपनी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम को पास कर लेगा। ठीक, चलिए तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैंने आप सभी के लिए, यानी कि जो बैच 2024-25 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी मिड मार्च में एग्जाम है, तो उनके लिए मैंने एक कोर्स को लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है कैप्सूल द फाइनल बूस्टर। इस कोर्स का नाम मैंने कैप्सूल क्यों रखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी को अभी एग्जाम से डर लग रहा होगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जाम फोबिया। ये क्या है, बीमारी है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए मैंने आपको कैप्सूल दिया है। ठीक है, तो इस कैप्सूल में आपको क्या क्या मिलेगा, इस कैप्सूल में आपको सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो मॉडर्न हो या आयुर्वेद के हो, तो आपको सारे यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी तो मैं ये वाला जो वीडियो है इसको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसी कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस कोर्स में 2 मंथ का स्टडी प्लान भी बताया है। अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो अगले 30 से 40 दिन में आपका BMS फर्स्ट ग्रुप का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इस कोर्स में हर यूनिवर्सिटी के 3 से 4 साल के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, है ना। 2 से 4 दिन में यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, है ना, तो जिसमें मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, और साथ में आपको मैं मोटिवेट भी करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो जो टफ टॉपिक है उनका मैं 1 शॉट लेकर आऊंगा। ठीक है, इस कोर्स का प्राइस 1299 है ना। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको होम पेज पर BMS फर्स्ट ग्रुप का टाइल मिलेगा, तो उसी टाइल में आपको कैप्सूल करके कोर्स मिल जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट्स को इनरोल करना है फटाफट आप इनरोल कर लीजिए। ठीक, चलिए अब ना हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम संहिता अध्ययन का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं संहिता अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो आपको अष्टांग हृदय पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे चरक संहिता पढ़ना है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं संहिता अध्ययन का एक ही पेपर होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसमें अष्टांग हृदय की वेटेज कितनी रहेगी, 50%, और चरक संहिता की कितनी वेटेज रहेगी, 50%। यानी कि आपका जो संहिता अध्ययन का 100 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें 50 मार्क्स का अष्टांग हृदय से पूछेगा और 50 मार्क्स का चरक संहिता से पूछेगा, है ना। संहिता अध्ययन में पास होने के लिए आपको थ्योरी में मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। ठीक, चलिए देख लीजिए आप यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ यहाँ पे ब्लूप्रिंट भी दिया है। तो आप सभी जानते हैं संहिता अध्ययन का जो पेपर होगा, ठीक है,
तो उसमें 20 MCQ पूछे जाएंगे, ठीक है। 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और 4 यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट को देख लीजिए डिटेल में, है ना। यहाँ पर आपको ये भी बता दिया है कि किस चैप्टर से MCQ पूछेगा, शॉर्ट आंसर पूछेगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अष्टांग हृदय की अगर हम बात करते हैं तो अष्टांग हृदय में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है, यानी कि सूत्र स्थान के 1 से लेकर 15 अध्याय जो है वो आपको BMS फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, जिसमें पहला अध्याय है आयुष कामीय अध्याय। तो ये जो आयुष कामीय अध्याय है, तो यहाँ से MCQ भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा तीसरा और चौथा जो अध्याय है अष्टांग हृदय का, है ना, तो यहाँ से MCQ भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी, ठीक है। उसके बाद पांचवा और जो छठा अध्याय है अष्टांग हृदय का, तो यहाँ से MCQ नहीं पूछेगा और यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। वैसे ही अंधरक्षा अध्याय में भी MCQ नहीं पूछेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14, तो यहाँ से MCQ भी आएंगे, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और आपका ये जो 15वां अध्याय है अष्टांग हृदय का, यहाँ से ना MCQ आएगा, ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि आप अष्टांग हृदय का ये जो 15 अध्याय है इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं चरक संहिता। चरक संहिता में आपको 12 अध्याय पढ़ना है, किसके, सूत्र स्थान के, ठीक है। जिसमें पहला अध्याय है दीर्घ जीवितीय अध्याय, ठीक है। तो यहाँ से MCQ भी पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक। उसके बाद सूत्र स्थान 2, सूत्र स्थान 3 और सूत्र स्थान 4, तो यहाँ से MCQ नहीं आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, यहाँ से सिर्फ क्या पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी के जितने भी चैप्टर है, यानी कि सूत्र स्थान 5 से लेकर सूत्र स्थान 12 तक, यहाँ से MCQ भी पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहाँ से पूछेगा, ठीक। चलिए, तो इस तरह से ये क्या है, ब्लूप्रिंट भी आपको यहाँ पे बता दी है। चलिए, अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टांग हृदय की, ठीक है। तो अष्टांग हृदय का पहला अध्याय आयुष कामीय अध्याय, ठीक है। तो आयुष कामीय अध्याय में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो एक तो है अष्टांग आयुर्वेद, दूसरा है रोग एवं रोगी परीक्षा, तीसरा है चतुष्पाद और उनके 4 गुण और रोगों के भेद, यानी कि साध्य असाध्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है किसके, आयुष कामीय अध्याय के, ठीक है। जिसमें अष्टांग आयुर्वेद अगर पूछता है तो 5 नंबर में पूछेगा, है ना। रोग एवं रोगी परीक्षा ये अगर पूछता है तो भी 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। चतुष्पाद और उनके गुण ये 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी, और रोगों के भेद ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं दिनचर्या अध्याय, है ना। तो दिनचर्या अध्याय में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिनचर्या का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको संक्षिप्त में पूरा दिनचर्या आपको बताना है, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है ना। उसके बाद व्यायाम के लाभ, मात्रा, व्यायाम के अयोग्य और अति व्यायाम से हानि, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है और यहाँ से 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और 10 विद पाप कर्म ये 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर है ऋतुचर्या, ठीक है। तो ऋतुचर्या में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है आदान काल का स्वरूप और आदान काल में आने वाले ऋतुओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आदान काल को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद आदान काल में जो ऋतु आती है तो उनको संक्षिप्त में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन में पूछता है डिफरेंस बिटवीन आदान काल और विसर्ग काल, तो इसको भी आपको कर लेना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में जो ऋतु चल रही है उसका वर्णन कीजिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है ना। तो जिस भी समय आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, जैसे कि बात करते हैं मार्च अप्रैल में होगा, है ना, तो उस समय जो ऋतु चलेगी, है ना, तो उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ऋतु संधि, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। ऋतु संधि ये कितने नंबर का है, तो ये 5 नंबर का है। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। हंसोदक ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में कौन कौन सी ऋतु इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चैप्टर में 3 ऋतु, एक तो हेमंत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु और तीसरी है वसंत ऋतु। इन 3 ऋतु को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, सबसे पहले इन 3 ऋतु को कर लेना है। ठीक है, फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऋतुचर्या अध्याय है, तो इसमें जितनी भी ऋतु दी गई है, तो सारी ऋतु का आपको एक बार रीडिंग तो भी मार लेना है ना। सारी ऋतुएं इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया कि हेमंत, ग्रीष्म और वसंत। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो इन तीनों को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है ना। 80% चांसेस है कि ये 3 ऋतु से ही पूछेगा, लेकिन 20% चांसेस है कि बाकी जो 3 है उससे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ऋतुचर्या में क्या करना है, इन तीनों को तो पहले कर लेना है अच्छे से, बाकी की जो 3 है उसको भी शॉर्ट में एक बार क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है या रीड कर लेना है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब रोगानुत्पादनीय अध्याय, तो अधारणीय वेगों का वर्णन कीजिए, है ना। जो 13 अधारणीय वेग बताए गए हैं, तो उनको धारण करने से कौन कौन से रोग होते हैं और उनकी चिकित्सा, है ना। सारे जो 13 बताए गए हैं, सारों का आपको रोग और चिकित्सा पता होना चाहिए। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। और ये कितने मार्क्स का है, ये कितने नंबर का है क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्क्स का है, आप इसको कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर है द्रव द्रव्य विज्ञानीय अध्याय, है ना। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एमसीक्यू नहीं आएगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो नारियल पानी के गुण, दूध के सामान्य गुण, दधी के गुण और दधी सेवन नियम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, फिर घी के गुण, मधु वर्ग और तेल वर्ग। ठीक है, तो इसमें से दधी के गुण, मधु वर्ग और तेल वर्ग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है ना। ये 3 कर लो, उसके बाद आप नारियल पानी के गुण भी पढ़ लेना, घी के गुण भी पढ़ लेना। ठीक है, और दूध के सामान्य गुण को भी देख लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय, है ना। देखो इस चैप्टर से एमसीक्यू नहीं पूछेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी कभी यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। क्या क्या प्रिपेयर करना है, संविधान्य वर्ग, कृतान्य वर्ग, हरित की, आम्ल की, पंचकोल, है ना, पंचकोल, पंचमूल, त्रिफला के गुण और पिपले के गुण। बस ये टॉपिक को आपको प्रिपेयर कर लेना है, तो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, है ना। आप देखो, जब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि क्या इतने से ही करने में काम हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल एनालिसिस किया, है ना। ये जो मैं पीडीएफ बनाया हूँ, आपके सामने लेकर आया हूँ, है ना, तो इसके लिए कम से कम 4 से 5 घंटे की, इसके पीछे 4 से 5 घंटे की मेहनत है। 4 से 5 घंटे मैंने क्या किया, अलग अलग यूनिवर्सिटी के पिछले 2 से 3 साल के पेपर को देखा, एनालाइज किया कि किस चैप्टर में क्या पूछ रहा है, तब जाके मैंने ये फाइनल पीडीएफ को बनाया है। ठीक है, तो आप निसंदेह होके आपको क्या करना है, इसको तैयार कर लेना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, जिस बच्चे ने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि वो सारा पढ़ ले, तो कम से कम यही कर लो आप, है ना, तो आपका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो गारंटी देता हूँ यहीं से पढ़िएगा, निसंदेह होके आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी को पढ़ना है, गारंटी देता हूँ आप पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अन्न रक्षा अध्याय, यहाँ से भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। बार बार विरुद्ध आहार पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। विदादा के लक्षण बार बार पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अमाशयगत और पक्वाशयगत विष के लक्षण, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। विष की अग्नि परीक्षा, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रीडिंग मार लेना, है ना। विष युक्त अन्न का जीवों पर प्रभाव, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रीडिंग मार लेना क्योंकि हॉट टॉपिक है। और मैथुन कर्म, ये भी पूछता है, 5 नंबर का है। ठीक, चलिए तो इस तरह से विरुद्ध आहार, विषदाता के लक्षण और मैथुन कर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 2 टॉपिक है, इसको आपको क्या कर लेना है, रीडिंग मार लेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मात्रा अशुद्धि अध्याय, ठीक है, तो इसमें अजीर्ण के भेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है।
अल्सक विसूचिका के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उत्पत्ति, निरुक्ति, लक्षण और चिकित्सा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 या 10 नंबर में पूछा जा सकता है ना। और अनुपान, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है ना। ये दो तो आपको छोड़ना ही नहीं है, अनुपान को एक बार दिंग मार लेना। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है द्रव्य आदि विज्ञानीय अध्याय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, पंचभौतिक द्रव्यों के गुण और कर्म को बताइए, है ना। और वीर्य, विपाक और प्रभाव के लक्षण, बस ये दो टॉपिक आपको कर लो तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रसभेदीय अध्याय, है ना। रसभेदीय अध्याय में 6 रस के आपको लक्षण और उनका कर्म पता होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप मधुर रस को तो पढ़ के ही जाइए, क्योंकि 90% चांसेस है कि अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि रस के लक्षण और कर्म बताइए, तो गारंटी देता हूँ 90% चांसेस है कि मधुर रस से पूछेगा, है ना। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो मधुर रस को तो आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं आपको, है ना। बाकी रस जो है उसको रीडिंग मार लेना। ठीक, चलिए स्कंद या गण, है ना। स्कंद या गण तो आपको 6 रसों के, है ना, यहाँ पे आपको 6 रसों के, है ना, 6 रसों के एटलीस्ट 5 द्रव्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और रस का पंचभौतिक संगठन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला टॉपिक है दोष आदि विज्ञानीय अध्याय, है ना। इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, तो वात, पित्त, कफ, इनके प्राकृत कर्म, क्षय वृद्धि के लक्षण, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन है ना। उसके बाद धातु के प्राकृत कर्म, क्षय वृद्धि के लक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिर दोष धातु एवं मलों का आश्रय आश्रित्व, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ओज का स्वरूप और क्षय वृद्धि का लक्षण, ये भी 5 नंबर का भी है और यहाँ से 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोष भेदीय अध्याय, है ना। तो वात, पित्त, कफ के स्थान, भेद और विकृत कर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक है, त्रिविध रोग कारण, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, रीडिंग मार लेना। और त्रिविध रोग मार्ग, इसको भी रीडिंग मार लेना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोषक्रमणीय अध्याय, है ना। तो इसमें वात, पित्त, कफ की चिकित्सा, है ना, यानी कि वात, पित्त, कफ की विकृत हो जाते हैं तो उनकी चिकित्सा कैसा करना है, ये टॉपिक है ना। कुछ इस तरह से पूछेगा कि वात के उपक्रम का वर्णन कीजिए, ऐसा, है ना। उपक्रम का मतलब क्या होता है, चिकित्सा। फिर यहाँ पे औसत सेवन काल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ये औसत सेवन काल 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद द्विविधोपक्रमणीय अध्याय, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 प्रकार के रोग होते हैं, शाम और निराम, है ना। क्योंकि 2 प्रकार के रोग है तो इनकी चिकित्सा भी 2 प्रकार से होगी। एक तो क्या है लंघन और दूसरा क्या है प्रिहण, यानी कि अपतर्पण और सप्तर्पण। ठीक है, तो ये इसमें आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जैसे मैंने यहाँ पे बताया है ऐसे आपको तैयार कर लेना है। लंघन में आपको लंघन के भेद, लंघन के योग्य कौन है, और ब्रिहण में आपको ब्रिहण के योग्य कौन है। ठीक है, और एक के क्वेश्चन में पूछता है लंघन और ब्रिहण के अतियोग का परिणाम क्या होता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है ना। जैसे यहाँ पे बताया है इसी तरीके से आपको इस चैप्टर को तैयार कर लेना है, तो यहीं से क्वेश्चन बैठेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब चरक संहिता, है ना, उसका पहला अध्याय जो कि दीर्घ जीवितम अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे आयुर्वेद का अवतरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, चरक अनुसार आयुर्वेद का अवतरण का वर्णन कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, त्रिसूत्र आयुर्वेद 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। षड पदार्थ में सामान्य विशेष सिद्धांत पूछता है, 5 नंबर का टॉपिक है ये, है ना। आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद का लक्षण 5 नंबर का टॉपिक है ये। ठीक है, और 8 प्रकार के दूध एवं मूत्र, ठीक है, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक का 5 टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखो, अपमार्ग तंडुलीय से सिर्फ 5 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा। कैसे तैयार करना है, तो यहाँ पर आपको शिरोविरेचन द्रव्य के नाम, वमन द्रव्य के नाम और विरेचन द्रव्य के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, शिरोविरेचन द्रव्य मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, बार बार शिरोविरेचन द्रव्य से क्वेश्चन पूछता है ना। अगर आपके पास टाइम कम हो तो शिरोविरेचन द्रव्य को तो कम से कम पढ़ के जाना है ना। और 28 यवागुओं के नाम, है ना, 28 यवागु होते हैं, है ना। तो इनका अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता हो तो कम से कम इनके नाम याद कर लेना है। ठीक है,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आरगवधि अध्याय, है ना, तो इसमें चूर्ण और लेप के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में हालांकि कम क्वेश्चन पूछता है, तो आपको कम से कम इस चैप्टर को एक बार रीड मार लेना, ठीक है। चलिए सब पूरा पढ़ने के बाद एक बार क्या करना है, चैप्टर को रीड मार लेना, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। षड विरेचन सत अशीति अध्याय, है ना, तो यहाँ पे 600 वमन विरेचन योग बताए गए हैं, है ना, तो उसको आपको कर लेना है। पंच कषाय योनिया, है ना, ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 5 योनिया बताई गई है। मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय। यहाँ पे लवण कषाय क्यों नहीं लिखा, इसका मैंने रीजन आपको लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो इस तरह से पंच कषाय होते हैं, इनके नाम 5 नंबर का टॉपिक है। पंच कषाय कल्पना, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और फांट, इनकी परिभाषा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और 50 महाकषाय, है ना, इनके नाम 50 महाकषाय कौन कौन से, सारे नाम आपको पता होना चाहिए। और हर एक कषाय का एटलीस्ट 5 द्रव्य आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मात्रा अशीति अध्याय, इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अप्रक्षिणी, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर का भी और 10 नंबर में भी यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। मात्रा पूर्वक भोजन से क्या लाभ है, इसको भी कर लीजिए। पथ्य और अपत्य आहार 5 नंबर का टॉपिक है, इसको भी कर लीजिए, है ना। फिर धूमपान, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, है ना। क्या क्या पढ़ना है आपको धूमपान टॉपिक में, तो धूमवर्ती की निर्माण विधि, धूमपान से लाभ, धूमपान काल, धूमपान के अयोग और अतियोग के लक्षण, ठीक है। उसके बाद अंजन, अंजन में आपको सोविरंजन और रसांजन, है ना, क्या होता है सोविरंजन, क्या होता है रसांजन और इनका प्रयोग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अणु तेल की निर्माण विधि और प्रयोग, ये भी पूछता है, 5 नंबर का टॉपिक है। और अभ्यंग से लाभ, ये भी 5 नंबर का टॉपिक है, कभी कभी 10 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन तस्य अशीति अध्याय, सेम ऋतुचर्या की तरह है। अगर आपने ऋतुचर्या पढ़ लिया तो समझ लो कि आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद नवेगान धारणीय अध्याय, तो 13 अधारणीय वेगों के नाम आपको पता होना चाहिए, चाहे आप अष्टांग के करो चाहे आप चरक संहिता के करो, है ना, दोनों में से आप किसी का भी कर लो, भले चरक के अनुसार पूछे, है ना। और अगर आपको चरक के अनुसार नहीं आते तो अष्टांग में जो लिखा हुआ है वही लिख के आ जाओगे, तब भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर व्यायाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर का है ना। और हित अहित का सेवन तथा त्याग विधि, इसको एक बार रीडिंग मान लेना, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, इसमें पंच पंच 5 नंबर का टॉपिक है और शतवृत्ति भी 5 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, चिकित्सा के 4 पाद, है ना, यह 10 नंबर का टॉपिक है ना। प्राण अभिसार वैद्य के लक्षण, उत्तम वैद्य के गुण और वैद्य की वृत्तियां, ये 5 नंबर के टॉपिक है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर महाचतुष्पाद अध्याय, है ना, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा चरक के अनुसार साध्य असाध्य का वर्णन कीजिए, 10 नंबर का ये टॉपिक है, इसको आपको करके ही जाना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तिसरेषणीय अध्याय, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अष्टनाय चतुर्विध परीक्षा, है ना, त्रय उपस्तंभ, इसके अलावा अन्य प्रकार अन्य 7 और 3 प्रकार के अन्य 7 विषय, जैसे कि बात करते हैं 3 आयतन, 3 बल, 3 रोग, रोग के 3 मार्ग, 3 मार्ग की चिकित्सा और 3 प्रकार की औषधियां, है ना। जैसे यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, तो इन्हीं टॉपिक को आपको कर लेना है, तो आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है बात कला अकलीय अध्याय, ठीक है। तो उसमें कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं, तो यहाँ पर उनका जवाब दिया गया है। तो उस चैप्टर को आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है, रीडिंग मार लेना है। जब आप पूरा सारा पढ़ लो तो उस चैप्टर को एक बार रीडिंग मार लेना, है ना, वहां से शायद ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। चलिए इस तरह से मैंने आपको आज क्या किया, संहिता अध्ययन का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया चैप्टर वाइज। अगर आप इसी को कर लेते हैं तो जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो भी इसको पढ़ के पास हो जाएगा, और जो अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहा है तो उसके 80 से 90 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।